हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकेंड चैप्टर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रेड यूनियन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और पिछले 2 लेक्चर में हमने चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर कंप्लीट किया था। आई होप कि अपने पीवाईक्यूज घर पे ट्राई भी करे होंगे। तो अब हम नया चैप्टर लेंगे, ट्रेड यूनियन। तो पहले समझते कि ट्रेड यूनियन क्या होता है। अब वर्ड्स को देखते हैं और उसको तोड़ते हैं। ट्रेड और यूनियन। यूनियन का हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इट इज़ अ एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स इंडिविजुअल नहीं बट बहुत सारे वर्कर्स साथ आते हैं और एक डिमांड या कॉमन डिमांड प्रेजेंट करते हैं। और कलेक्टिविज्म, यही चीज हमें इस पिक्चर में भी शो हो रहा है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे वर्कर्स साथ आ रहे हैं और दे आर डिमांडिंग कॉमन डिमांड, जैसे कि लिविंग वेजेस है, 8 आवर वर्क डे है, या फिर वर्किंग कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो अब मीनिंग और डेफिनेशन पे ध्यान कर लेते हैं कि व्हाट इज ट्रेड यूनियन। डेफिनेशन हमें दी है सिडनी एंड बीट्राइस वेब ने कि ट्रेड यूनियन इज अ कंटिन्यूअस एसोसिएशन। कंटिन्यूअस एसोसिएशन का मतलब क्या है कि वर्कर्स में गो और कम बट ट्रेड यूनियन हमेशा रहेगी। एक जैसे कि इंडिया में स्ट्रक्चर है कि प्राइम मिनिस्टर एक आएगा, प्राइम मिनिस्टर दूसरा जाएगा, लेकिन जो पूरी व्यवस्था है, पार्लियामेंट है, जो उसमें लोकसभा है, प्रेसिडेंट की पोजीशन है, वो हमेशा रहेगी। एज इट इज ट्रेड यूनियन भी रहेगा and it is a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining and improving the condition of their working lives. इसका नाम भी याद रखना है और ये कोट भी करना है। अब मीनिंग की बात कर लेते हैं तो ट्रेड यूनियन सर्व एज अ कलेक्टिव बॉडी टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट एंड नेगोशिएट बेटर वर्किंग कंडीशन। अब हमने इस इमेज में देखा था क्या, ये कलेक्टिविज्म और कॉमन डिमांड, ये हमें यही चीज हमें डेफिनेशन और मीनिंग में भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में 2 तो हमें फीचर हमेशा, 3 फीचर्स तो अभी हमने पढ़ ही लिए। कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड कॉमन डिमांड्स। अब और इट इज अ वॉलंटरी मेंबरशिप, यानी कि कोई वर्कर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो ट्रेड यूनियन में जाके ट्रेड यूनियन में अपनी मेंबरशिप रजिस्टर कराए। इट इज वॉलंटरी। फिर लीगल एंटिटी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। कौन सा लॉ है, याद रखना है, ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ट्रेड यूनियन को इवन लॉ लीगली रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो लीगली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इसका मतलब इनके पास पावर होगी, इनका खुद का एक स्ट्रक्चर होगा जो कि मैनेजमेंट भी रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल फोकस, इट एड्रेसेस वर्कर्स वेलफेयर एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग नेगोशिएट ऑन द बिहाफ ऑफ वर्कर्स। तो ये सारे फीचर्स ना इजी है और हम मीनिंग डेफिनेशन के थ्रू ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रीजन फॉर द एमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एमर्ज ही क्यों हुई, हमें नीड ही क्यों हुई कि ट्रेड यूनियन आए। एक इंडिविजुअल वर्कर को जो चाहिए वो खुद मैनेजमेंट से मांग सकता है, या फिर खुद क्यों नहीं मांग लेता, उसको एक साथ आने की जरूरत क्या है। क्योंकि हिस्टोरिकली जो ओनर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो एक इंडिविजुअल वर्कर अपनी डिमांड रख ही नहीं सकता था। तो पहला इसका रीज़न है इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, जब हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फिर प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ गई, कंपटीशन आया, तो उनको कॉस्ट उनको डिक्रीज करनी है। कॉस्ट डिक्रीज कैसे करेंगे, चीप लेबर के थ्रू। चीप लेबर चाहिए। चीप लेबर का मतलब उनको वेजेस सैलरीज बहुत कम दो, उनके वर्किंग कंडीशंस पे इन्वेस्ट ही मत करो, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मत दो। तो ऐसे करके उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो इसीलिए एमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन आया। फिर वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, सेपरेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल ओनर की थी और लेबर जो अपन के ऑब्वियसली लेबर्स की थी, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा जाता था। लीगल सपोर्ट मिला था कि अब लॉ ने ही रिकॉग्नाइज कर दिया तो ट्रेड यूनियन अब एमर्ज होने लग गई। और सोशल इनइक्वालिटी,
need to address the economic disparity. So these are were the reasons for the emergence of the trade union. Basic हमें याद रखना है कि industrialization और एक जो इंडिविजुअल और क्या था, ओनर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है. वाई वर्कर्स जॉइन ए ट्रेड यूनियन, अब इसमें इमेज के थ्रू देख लो. फॉर बेटर वेजेस, लीगल प्रोटेक्शन, इम्प्रूव कंडीशन, फेयर ट्रीटमेंट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है. ये रहा वाई वर्कर्स जॉइन ट्रेड यूनियन. अब एक बात बताओ कि एक सिंगल वर्कर कुछ नहीं कर पा रहा, या फिर एक सिंगल वर्कर को मैनिपुलेट करना या फिर उसको दबाना, उसको फोर्सफुली उसको चुप करवाना बहुत इजी है. लेकिन अगर बहुत सारे वर्कर्स एक साथ आ जाए तो क्या उनको मैनिपुलेट करना, उनको दबाना क्या इजीली है? नहीं है. तो इसीलिए वर्कर्स ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि इट इज देयर इंडिविजुअल लिमिटेशन, ठीक है. ये भी पॉइंट ऐड कर लेना. और क्यों ज्वाइन करते हैं? फॉर बेटर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस, लीगल प्रोटेक्शन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सोशल सिक्योरिटी, फॉर द फेयर ट्रीटमेंट. ये तो सब हो गया कि व्हाट दे वांट, और उनको उनसे क्या मिलता है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, बिलोंगिंगनेस, पार्टिसिपेशन, एक सेल्फ एक्सप्रेशन, एक एंगेजमेंट की फीलिंग आती है कि वी आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे ट्रेड यूनियन के? ट्रेड यूनियन को करना क्या है, उसको अचीव क्या करना है? उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमने इसको डिवाइड कर दिया. हमेशा ट्राई करना जब भी ऑब्जेक्टिव्स आए तो उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में लेके जाओ. शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेज इंक्रीज करना, ऑब्वियसली रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स, इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्लेस सेफ्टी, एंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट एंड रिजॉल्विंग द ग्रीवियंसेस. ये शॉर्ट टर्म है कि फटाफट या फिर एक विद इन 1 ईयर हम इनकी अचीव करना है. लेकिन लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? कि वर्कर्स को इक्वली ट्रीट करना, उनको पार्टनर की तरह ट्रीट करना, उनका एंगेजमेंट बढ़ाना, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाना इन द डिसीजन मेकिंग, और उनकी इवन ओनरशिप इंक्रीज करना, उनकी करियर प्लानिंग करना, डेमोक्रेसी लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ठीक है. और डेमोक्रेसी का मतलब पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, एम्पावरमेंट करना उनको, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स. कैसे होगा ये? जब उनको लिविंग वेजेस अच्छे से मिलेंगे, उनकी करियर प्लानिंग होगी. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रेड यूनियन के. तो इसका मतलब कि ट्रेड यूनियन क्यों होती है? ये होती है वर्कर सेंटर होती है. वर्कर के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेंटर में होते हैं और किसी के इंटरेस्ट नहीं होते. अब फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन क्या क्या करती है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए? उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं. पहला तो उसको इंक्रीज मेंबरशिप. क्यों? अगर मेंबरशिप ज़्यादा होंगे, उसके मेंबर ज़्यादा होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसकी जो वॉइस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है. तो इंक्रीज मेंबरशिप या मेंबरशिप ड्राइव चलाना, उनको अवेयर करना एम्प्लॉयज़ को कि देखो अब हम इस टॉपिक पे या इस मुद्दे पे लड़ेंगे तो इस पे तुम साथ दो. तो इसके मेंबरशिप के थ्रू क्या उनको फीस भी मिलती है. तो इससे कोई एक्शन लेना होता है, अवेयरनेस कैंपेन चलाना होता है, ट्रेनिंग कैंपेन चलाना होता है, तो उसके लिए भी उनको हेल्प मिलती है, ठीक है. पॉलिटिकल फंक्शन इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे आईटी सेक्टर का. फिर वेलफेयर फंक्शन तो होता ही, अभी हमने इतने सारे वेलफेयर फंक्शन ही देखे. डेटाबेस प्रिपरेशन. डेटाबेस प्रिपरेशन का मतलब कि उनको अपना पूरा डेटा सेट बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट. जैसे मार्केट में डिमांड सप्लाई ऑफ लेबर क्या चल रही है, डिमांड सप्लाई ऑफ वेजेस क्या चल रहे हैं, या फिर कहाँ अब नई वैकेंसी आई. अगर उनका ना लिमिटेशन ये नहीं होती कि एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी एक एम्प्लॉय को निकाल दिया तो बस उसी तक ही लिमिट रहे, बल्कि उस एम्प्लॉय को जो निकाला है उसको भी एम्प्लॉयमेंट कहीं और मिले.
ये भी कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन की ही जिम्मेदारी होती है, और अगर ट्रेड यूनियन ये जिम्मेदारी निभाती है तो उससे उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती है। इसके लिए उसको डेटाबेस प्रिपरेशन या रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ता है, एंड इवन इट इज हेल्पफुल इन द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। फिर है एम्प्लॉय वेलफेयर वॉचडॉग की तरह एक्ट करती है कि कहाँ वर्कर के कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा। कलेक्टिव बार्गेनिंग फंक्शन ही होता है। रिप्रेजेंटेशन इन दी वेरियस बोर्ड्स एंड कमिटीज, ताकि उनका व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए या फिर उनकी वॉइस रखी जाए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराना, सेफ्टी कंसर्न्स, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, ये लेबर पेन कर्नाटका की आईटी क्राउड फाइट फॉर 14 आवर्स वर्क डे स्केड्यूल। अब इसकी यूनियन का नाम देखो, कीटू, कर्नाटका स्टेट आईटीएस एम्प्लॉय यूनियन। तो इस यूनियन के थ्रू लोगों ने, वहां के एम्प्लॉयज ने आवाज उठाई अगेंस्ट द वर्किंग आवर्स, ठीक है, प्रोटेस्ट करवाए। तो इसके लिए तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल फंक्शन फुलफिल किया, उन्होंने अपना वेलफेयर फंक्शन फुलफिल किया और वॉच डॉग की तरह एक्ट किया, राइट। तो ये सारे फंक्शन से फुलफिल करे। इसको कोट करो, ये जो न्यूज है ये 2020 की है। अब ट्रेड यूनियन जब इतनी अच्छी है तो ट्रेड यूनियन हमें इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ट्रेड यूनियन के बहुत ज्यादा ना क्रिटिसिज्म है। कोई इंडस्ट्री या मैनेजमेंट इतना चाहता नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन हो। और इनफैक्ट ट्रेड यूनियन की जो मेंबरशिप है, मतलब इंडिया में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ओनली 20% आर द मेंबर्स ऑफ एनी ट्रेड यूनियन। तो इवन एम्प्लॉयज भी नहीं जुड़ना चाहते इतने ज्यादा, मैनेजमेंट खुद पसंद ही नहीं करता ट्रेड यूनियन को। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग ना देखो, इसमें देखो, इफ टीयू इज एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग तो वो हर एक छोटी छोटी बात के लिए स्ट्राइक्स पे आ जाएगी, हर छोटी छोटी बात के लिए प्रोटेस्ट करने लग जाएगी। और प्रोटेस्ट ज्यादा करेगी तो क्या इससे मैनेजमेंट की कॉस्ट इंक्रीज होगी और उससे एम्प्लॉयर की जो ब्रांड है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये खराब हो जाएगी। इससे डाइवर्जन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, मतलब जब प्रोडक्टिविटी ही डिक्रीज हो रही है तो फायदा क्या है आईआर का? हमने आईआर का मेन मोटिव क्या पढ़ा था कि हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं। क्यों? ताकि एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो ट्रेड यूनियन का फायदा क्या? और क्या है, जब ट्रेड यूनियन में ना बहुत ट्रांसपेरेंसी ना कम होती है, ट्रांसपेरेंसी कम होगी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, या रेड टेपिज्म, करप्शन, तो ये चीजें ट्रेड यूनियन की फंक्शनिंग में हर्डल करती है। या फिर इनमें ये चीजें होती है, सरकारी नौकरी, सरकारी बाबू की तरह काम करते हैं। और अभी मैंने बोला कि ओनली 20% ऑफ द पीपल आर मेंबर्स ऑफ द एनी ट्रेड यूनियन, बाकी 80% का क्या? उनके तो डिमांड्स ये शो ही नहीं करते, प्रेजेंट ही नहीं करते, यानी दे आर नॉन इंक्लूसिव, ठीक है। अब ये ट्रेड यूनियन के मेंबर्स कौन होते हैं? वर्कर्स ही होते हैं। अब वर्कर्स का प्रोफेशनल होते ही अपने काम में, बल्कि इनको ये प्रोफेशनल नहीं होते कि ट्रेड यूनियन को चलाए कैसे, उसको रन कैसे करना है, उसकी क्या क्या नीड्स हैं, उसे कहाँ का रजिस्टर कराना है। तो वी सीन लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अब हम देख लेते हैं द स्ट्राइक प्रोनेस, फ्रीक्वेंट वर्क स्टॉपेज, ओनली इफ द ट्रेड यूनियन इज एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग, और जब कोई उसको सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर ना हो या फिर वो अकाउंटेबल ना हो। रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कोई नया ऑटोमेशन आता है, अब हमने देखा था कि ट्रेड यूनियन या इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब हो जाते हैं अगर ऑटोमेशन या फिर मशीनरीज या नई नई टेक्नोलॉजीज आती है। क्यों? क्योंकि इससे ना रिक्रूटमेंट कम हो जाता है और ह्यूमन वर्क की नीड कम हो जाती है। तो इससे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो आईआर तो खराब होगा। तो ट्रेड यूनियन ना हमेशा ऐसे चेंजेस को हमेशा रेजिस्ट करती है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन इतना ग्रो नहीं कर पाती। फिर है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है
वो इन ट्रेड यूनियन को कंट्रोल करती है कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है, सॉरी ऐसा है, अगर 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है, 1 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है, तो उसमें क्या ऐसा पाया जाता है कि इनके ना लिंक्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। पॉलिटिकल पार्टीज इनको फंडिंग देती है और ट्रेड यूनियन बदले में इनका वोट बैंक क्रिएट करती है। तो इससे ना पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, तो वर्कर के इंटरेस्ट जो कि सेंटर में था उसको हटा के एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये ट्रेड यूनियन के रोल को डिक्रीज कर देता है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी वी हैव सीन, क्यों? करप्शन बहुत ज़्यादा है, रेड टेपिज्म मिलता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, फिर नेग्लेक्ट ऑफ नॉन मेंबर्स, नॉन इंक्लूसिविटी। ये पास्ट में हमने बहुत ज़्यादा वायलेंट केसेस भी देखे। 1982 हम अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे। मारुति केसेस में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैसे सीईओ को मार दिया था। निपॉन ग्रेजियानो जैसी कंपनीज में भी यही हुआ था कि ब्रांचेस को ही आग लगा दी थी। तो वायलेंस तो इन एनी सेंस इट इज़ रॉन्ग। फिर है फोकस ऑन वेजेस, फेक वेजेस ओनली, तो बहुत लिमिटेड स्कोप है कि बस वेजेस बढ़ा दो। करियर प्लानिंग पे, इन पे कम फोकस जाता है। ब्यूरोक्रेटाइजेशन, स्लो डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अब हमने पढ़ा था कि ये डाइवर्जन ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी टारगेट डिसरप्ट्स ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ फोकस ऑन ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी जाती है। Sometimes create mistrust between the management and employees, so hurdle in building the loyalty to the company. Poor image of organization, employer branding कम हो जाती है, और if TUN is excessively strong, unreasonable demand, cost rise, lose in competitive world. तो ये points याद रखना क्यों। कंसिस्ट देख लो कि कितनी frequently यहाँ तक PYQs पूछे गए। 2021 पे पूछा है कि TU इज इम्पेडिमेंट टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इम्पेडिमेंट मतलब कि नेगेटिव रोल पे किया या फिर उसको डिक्रीज किया है ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम क्रिटिसिज्म लिखेंगे कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, स्लो डिसीजन मेकिंग है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कराती है, एम्प्लॉय की ब्रांडिंग खराब करती है। डू यू अग्री? क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमें क्या लिखना है? फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ नेगेटिव ही है, उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है। हमने देखा ही था, ये एग्जाम्पल लिया था। तो हमें फंक्शंस लिखने हैं कि यार मेंबरशिप इंक्रीज करते हैं, पॉलिटिकल फंक्शन है, वेलफेयर फंक्शन है, डेटाबेस प्रिपरेशन है, ठीक है। फिर 2019 में आया कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया इज नॉट डेवलप्ड ऑन हेल्दी लाइंस। क्या लिखना है हमें? क्रिटिसिज्म। Indian trade union movement has failed to serve the purpose of its own formation. Again हमें criticism लिखना है। In the light of this statement, develop the suggestive measure to improve its functioning. ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ways to strengthen the trade union, या फिर ट्रेड यूनियन की जो इल इफेक्ट है हम उसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। अब इसमें क्या लिखेंगे? ये तो पूरा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें हम कंसेप्ट लिखेंगे। कंसेप्ट में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कंसेप्ट में क्या क्या आता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन, हम फीचर्स लिख देंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शंस, उसका रोल, एमरजेंस, उसके क्रिटिसिज्म, और फिर वे फॉरवर्ड में लिख देंगे हाउ टू स्ट्रेंथन इट, जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन लेबर मूवमेंट एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ये दोनों जो वर्ड्स हैं हम कभी कभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। लेबर मूवमेंट का मतलब क्या होता है? लेबर मूवमेंट तब होता है, अब ध्यान से समझना, जब वर्कर्स को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता, जब वो बहुत वीक होता है, जब वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता, तब लेबर मूवमेंट होता है। और जब वो अब अगर कोई वर्कर अपने लिए अब उसको पता ही नहीं कि उसके राइट्स क्या है, तो वो क्या लड़ पाएगा? नहीं। तो इसमें थर्ड पार्टी आती है जो उनके लिए लड़ती है। तो हियर द मूवमेंट इज लेड बाय द
outsiders. Here workers are weak and they are unaware about their rights. तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? It is to make them aware and create consciousness. ठीक है, वही ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या होगा? ट्रेड यूनियन मूवमेंट में वर्कर्स आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, they are conscious about their rights and they are enough capable to take the actions by themselves. तो here leaders कौन हो गए? They are worker themselves. तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट. हमेशा ना राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है. ये चीज हमेशा ध्यान रखना है. ऐसे मत लिख देना कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट. तो बताओ यार कि प्री इंडिपेंडेंस में जब ट्रेड यूनियन प्री इंडिपेंडेंट एरा में कैसी रही होगी? लेबर मूवमेंट हुआ होगा या फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट रहा होगा? ऑब्वियसली लेबर मूवमेंट रहा होगा. क्यों? क्योंकि वर्कर्स को पता ही नहीं था कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमें 16 घंटे काम कराया जा रहा है, तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है या फिर ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है. बच्चे जो 6-6 7-7 साल बच्चों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो ये क्या सही है या गलत है? ठीक है, तो इसके लिए अर्ली मूवमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुए? बाहर से लोग आए जो वर्कर्स नहीं थे, बट उन्होंने उनके अगेंस्ट, उनके साथ में एक्शन लिया, एक ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज करी और एम्प्लॉयर के अगेंस्ट एक्शन लिया. नारायण मेघजी लोखंडे, ही वॉज द फादर ऑफ द ट्रेड यूनियन. ठीक है, तो ये पहले किसके अगेंस्ट हुआ होगा? जो एम्प्लॉयर कौन थे? ब्रिटिशर्स थे. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि IR was very bad because employers were very strong and poor and employees were very poor. Colonial influence, union used as a platform for independence. ठीक है, ये समझते हैं. तो जब बाहर से आए, जैसे दीनबंधु मित्र थे फॉर इंडिगो वर्कर्स, उनकी एक बुक थी नील दर्पण, ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं. ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट चिदम्बरम पिल्लई ने स्ट्राइक की थी कोरल मिल में तमिलनाडु में. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बनी थी 1920 में. किसके बाद किसने बनाई थी? लाला लाजपत राय ने. और ट्रेड यूनियन एक्ट भी आया था. लेकिन ना इनकी बात ये है कि इसमें एक चीज पॉइंट आउट करने की है कि ये जो मूवमेंट्स थे, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट थे, वही इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी थे. अब ये स्वदेशी मूवमेंट में स्टार्ट किया गया चिदम्बरम पिल्लई. दीज वर नॉट ओनली द एम्प्लॉयर्स, दीज वर ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हेजेमोनी. ठीक है, 1890 के में फर्स्ट ट्रेड यूनियन बनी बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन. ये तो अपने को पता ही है, फैक्ट अपन पढ़ते ही है. तो प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में ट्रेड यूनियन कैसी थी? प्री इंडिपेंडेंस में ट्रेड यूनियन ही कैसी थी? फ्रीडम मूवमेंट की तरह उनको यूज किया जाता था. और देवर लेबर मूवमेंट थी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी. क्यों? क्योंकि दो देवर ट्रेड यूनियन एक्ट बट इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल. पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में ट्रेड यूनियन कैसी थी? अब जब हमें पता है कि उन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में साथ दिया है, तो उनका एक्सपेंशन होना ऑब्वियस है आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो उनका एक्सपेंशन फेज चला 1950s 1960s में. क्यों? क्योंकि जो यूनियन के लीडर्स थे वही पॉलिटिकल लीडर्स थे, जैसे कि नेहरू जी और भी बहुत सारे लीडर थे. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी तो उसी के लाइंस पे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की डिमांड भी करी गई, जिसमें उनको ये एरो ना यहाँ आएगा. फिर एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो देवर एक्ट एज अ वोट बैंक. फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू एसोसिएशन का एक फंडामेंटल राइट दे दिया गया. तो इन फैक्टर्स की वजह से ना हम ट्रेड यूनियन की इम्पोर्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत इंक्रीज हो गई, जो कि प्री इंडिपेंडेंस इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था, या फिर देवर उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? कहीं ना कहीं फ्रीडम ज़्यादा था rather than to giving the workers equal rights. लेबर लॉज उस टाइम पे बहुत काफ़ी सारे, जैसे वेजेस एक्ट, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अलाइनमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर. लेकिन 80s के अंदर
ट्रेड यूनियन स्टार्ट टू लूज द सिग्निफिकेंस. बाय, क्योंकि मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई, यानी कि वायलेंस स्टार्ट हो गया. 1982 वाला वायलेंस अभी हम पढ़ेंगे, ये रहा. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट, कंपनी डूबती चली गई, हमारे पॉलिटिकल टर्मोइल हो गए थे क्योंकि इमरजेंसी हो गई थी. फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, बहुत जल्दी पॉलिटिकल लीडर्स चेंज होते रहे, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो गया, इंटर यूनियन राइवलरी आ गई. तो 2 बिग फेमस यूनियन स्ट्राइक हैपेंड. पहली हुई थी बेंगलोर में, दूसरी हुई थी मुंबई टेक्सटाइल में. मुंबई टेक्सटाइल में क्या हुआ कि 50 मिल स्ट्राइक, 2.5 लाख वर्कर्स और 1 साल के लिए सब स्ट्राइक पे चले गए. एक स्ट्राइक जो 1 साल तक कंटिन्यू थी. तुम सोचो कि कितना ज्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ा होगा कंपनीज को, कितना ज्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ा होगा एम्प्लॉयज को जो कभी डेली वेजेस पे काम करते हैं. कॉन्सिक्वेंस क्या निकला? पॉजिटिव था? नहीं, तभी तो फेमस हुआ. 80 मिल्स क्लोज्ड, 1.5 लाख लॉस्ट देयर जॉब्स, CEO ऑफ द बॉम्बे टायर्स विद 2 पुलिसमैन लॉस्ट देयर लाइव्स. इसकी वजह से इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि ट्रेड यूनियन का जो पतन बोलते हैं ना, सिग्निफिकेंस तब से डिक्रीज होनी चालू हो गई. एंड दत्ता सावंत वाज देयर लीडर. ठीक है. और इवन सोसाइटी में भी उसकी एक्सेप्टेंस कम हो गई. वेज बोर्ड वॉज रिप्लेस्ड. वेज बोर्ड क्या होता था? अब वेज बोर्ड नाम ही सिग्निफाई करता है, एक बोर्ड होता था जिसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जिसमें कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते थे और जिसमें ट्रेड यूनियन होती थी. ये सब मिलके वेजेस डिसाइड करते थे कि मार्केट में वेजेस क्या होनी चाहिए. और ऐसे पूरे इंडिया में अप्रोक्स 19-20 वेज बोर्ड थे. लेकिन क्रॉनी कैपिटलिज्म के चलते जब कंपनीज गवर्नमेंट को पैसा खिला देती थी तो ट्रेड यूनियन की आवाज बिल्कुल दबा दी जाती थी. तो इसलिए ट्रेड यूनियन ने भी मास प्रोटेस्ट किया. तो इससे बस अच्छा ही हुआ कि जो वेज बोर्ड है वो रिप्लेस कर दिया गया. 1991 में क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्कस ब्रीफली द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड. तो हमें ये बताना है, पहले ग्रोथ हुई, पहले हम डिवाइड कर देंगे उसको 1980 से पहले वाला और 1980 के बाद वाला. अब जैसे हमने IR फर्स्ट चैप्टर में किया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन, ऑन द सेम पैटर्न हम ट्रेड यूनियन का भी पढ़ रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हर चीज के पीछे सोसाइटी में जो भी चेंज होते हैं आज जो हम देखते हैं उसका कहीं ना कहीं रीजन ग्लोबलाइजेशन है. हर जगह तुम ये लाइन लिख सकते हो कि एक फैक्टर लिख सकते हो कि इट इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन के बाद ट्रेड यूनियन का इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस फर्दर डिक्रीज हो गया. कैसे? बस वो IR के कुछ पॉइंट्स कॉमन है वो लगा दो, जैसे ऑटोमेशन हो गया. तो इससे रिक्रूटमेंट की जो नीड है वो कम हो गई. अब एम्प्लॉयज ही कम रहेंगे तो ट्रेड यूनियन में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? वर्क फ्रॉम होम आ गया. अब वो जाके ऑफिस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, इनफॉर्मल रिलेशन ही नहीं बन रहे, तो ट्रेड यूनियन कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? अब HRM पे ज्यादा फोकस हो गया. जब मुझे ऑलरेडी अच्छा पे मिल रहा है, जब मेरे करियर प्लानिंग अच्छी मैनेजमेंट को डिसाइड कर रही है, तो मैं ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइज होके मैनेजमेंट के अगेंस्ट क्यों उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करूं? मैं तो खुश हूं कि मुझे तो ऑर्गेनाइजेशन वो सब दे रही है जो मुझे चाहिए. तो HRM पे जैसे ही मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस किया तो ट्रेड यूनियन की इंपॉर्टेंस कम हो गई. और एक चीज है फेमिनाइजेशन. इट इज सीन कि जहाँ पे फीमेल एम्प्लॉय ज्यादा होती है वहाँ ट्रेड यूनियन इतना स्ट्रांग नहीं होता. क्यों? क्योंकि फीमेल्स ना इतना ट्रेड यूनियन में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करती जितना मेल्स करते हैं. तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है तिरुपुर निटवेयर, इन्होंने क्या किया, मास स्केल पे रिप्लेस करना चालू कर दिया फीमेल्स को मेल से, ताकि ट्रेड यूनियन को वो वीक कर सके. तो अब देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेडिशनल सेक्टर. अब एक सर्विस सेक्टर आ गया था. ठीक है,
शिफ्ट टू इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वर्कफोर्स, आउटसोर्सिंग हो गया। जब वो परमानेंट एम्प्लॉयज है ही नहीं तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देंगे ही नहीं, जो कि ऑब्वियसली है। तो फिर इसकी वजह से ट्रेड यूनियन क्या ही डिमांड करेगी उनके लिए, और वो लोग तो ट्रेड यूनियन बनाने से नहीं रहे। मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर अडॉप्टेड विच आर एंटी यूनियन इन नेचर, HRM। प्रेशर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब जब प्रेशर आ गया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, उनको ज़्यादा हैवी टारगेट्स दिए गए, तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ में जाके अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो द रीज़न डिक्लाइन इन द यूनियन मेंबरशिप, सिर्फ 20% ही है। अब HRM की वजह से वो और भी डिक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन, MNC कल्चर, ये ना ये कहीं भी लिख सकते हो। MNC क्या चाहती है? हायर 1, फायर 2, पे 4, अर्न 8। इसकी वजह से ट्रेड यूनियन वीक हो रही है। नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज वर्कर मोबिलिटी, तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है एंड हार्ड टू फुलफिल देयर डिफरेंट इंटरेस्ट थ्रू वन ट्रेड यूनियन। चैलेंजेस इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, वर्क फ्रॉम होम, रिक्रूटमेंट डिक्रीज हो रहा है, राइज ऑफ सर्विस सेक्टर, फेमिनाइजेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अब एक से ज्यादा जनरेशन काम कर रही है। कितनी कर रही है? 4 जनरेशन, यानी 60 वाले भी कर रहे हैं, 40 वाले भी कर रहे हैं, 30s भी कर रहे हैं और 20s वाले भी कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो यूनिटी है वो लाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ट्रेड यूनियन इससे क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। जुडिशियल पैट्रोनेज एंड सोसाइटल एक्सेप्टेंस डिक्लाइन हो गई। क्यों हुई? 1982 का हमने इंसिडेंट देखा। अब एक जुडिशियल पैट्रोनेज कैसे डिक्रीज हुई कि एक TK रंगराजन केस हुआ था, उसमें जज ने कहा था रेस्ट्रिक्टेड स्ट्राइक बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन लीगल, मॉरल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इक्विटेबल ग्राउंड। तो हमें ये पता चल रहा है कि अब जो अनरीजनेबली ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स करती है वो कहीं ना कहीं जुडिशियरी ने भी पहचाना और उसको डीमोरलाइज किया। VRS यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम दी। ऐसे इन लोगों को जल्दी बोला कि अब चलो अब जाओ, है ना। तो इसकी वजह से यंग लोग ज्यादा आ गए। एंड यंग लोगों को क्या चाहिए? ट्रेड यूनियन में पॉलिटिक्स खेलना है नहीं, उनको चाहिए कि हमें जितना ज्यादा काम सिखा सकते हो सिखा दो, जितना ज्यादा हमें पे इंक्रीज कर सकते हो वो कर दो। तो मोर यंग, दे आर डायनेमिक, ज़ील टू लर्न एंड ग्रो। ये लोग भी है, लेकिन अब ये लोगों की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या इसके थ्रू तो क्या इसके थ्रू हमें ये पता लग जाना चाहिए, फिर ऐसे मान लेना चाहिए कि अब ट्रेड यूनियन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, या फिर ट्रेड यूनियन अब कुछ नहीं कर सकता, उसका अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई नीड ही नहीं है? नहीं, ट्रेड यूनियन ने अपने आप को इवॉल्व किया है और उसकी इवन इनफैक्ट प्रेजेंट डे में नीड भी है। इवॉल्व कैसे किया है? इट हैज अडेप्टेड टू ग्लोबलाइजेशन। कैसे? एग्जाम्पल लिखते हैं, टाटा स्टील यूनियन में ट्रेड यूनियन गेव फ्री हैंड फॉर मॉडर्नाइजेशन बट एट अ कंडीशन ऑफ नो जॉब लॉस। तो इसके थ्रू विन विन सिचुएशन हो गई। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। अब नीड क्यों है यार? इनफॉर्मल सेक्टर में 92% वर्कफोर्स है, उनको भी तो ऑर्गेनाइज कराना है। उनके राइट्स ही तो सबसे ज्यादा वायलेट होते हैं। उनको कोई सिक लीव्स नहीं मिलती, कोई पेड लीव्स नहीं मिलती, उनको कब जब चाहे तब निकाल दिया जाता है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। उनको ही तो ट्रेड यूनियन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अभी ट्रेड यूनियन का स्कोप या फिर उसका जो रोल है वो यहाँ है बहुत ज्यादा। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए कि वो ट्रेनिंग दे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए वर्कर्स के लिए कि देखो तुम्हारी ये डिमांड है, ये लॉ नया आया है, इसलिए अपने को ये डिमांड करनी है कंपनी से। एंगेजिंग इन सोशल डायलॉग। सोशल डायलॉग क्या होता है? जब गवर्नमेंट, कंपनी और ट्रेड यूनियन तीनों मिलके किसी चीज को डिसाइड करते हैं, तो उसमें भी ट्रेड यूनियन की इंपॉर्टेंस तो है ही। इन्फ्लुएंसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन एंड IT सेक्टर एंगेजमेंट। अभी हमने देखा था IT सेक्टर में कैसे प्रोटेस्ट करा था, और इसको ऑल्सो वी कैन ऑल्सो लिंक इट विद दैट डेटाबेस मैनेजमेंट।
इंटरनल डेमोक्रेसी इंश्योर कर लेगी, अगर करप्शन डिक्रीज कर देगी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देगी, तो इसका रोल क्या हो जाएगा, इवॉल्विंग रोल हो जाएगा, और इससे उसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। नीड क्या है? अब हमने एक और पॉइंट पढ़ा था क्रिटिसिज्म में, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो नीड क्या है कि इंटरनल लीडरशिप डेवलपमेंट पे ट्रेड यूनियन फोकस करे, अपना रोल इस पे बढ़ाए, यानी रैंक एंड फाइल लीडरशिप बोलते हैं जब हम इंटरनल लीडरशिप को डेवलप करते हैं, यानी कि वर्कर में ही उसको ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो ट्रेड यूनियन भी मैनेज कर पाए ओवर टाइम करके या फ्री टाइम में। पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी, इवॉल्विंग रोल यानी इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, नॉट लिमिटिंग टू जस्ट वन कंपनी और जस्ट वन एम्प्लॉय। थिंकिंग ब्रॉडर, वर्कर एम्पावरमेंट में, ओनरशिप में, कीप डेटा बैंक ऑन लेबर मार्केट एंड फोरकास्ट चेंजेस, डिमांड, वेज रेट, ये सब हमने पढ़ लिया। यूनिटी, एक C2 है ना, एक C2 एक ओवरऑल ट्रेड यूनियन है जो कि नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है, एक बेसिकली काइंड ऑफ अम्ब्रेला ट्रेड यूनियन है जिसके अंदर छोटे छोटे ट्रेड यूनियन हर ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं। तो ये क्या करती है, ट्रेड यूनियन को प्रमोट करती है, उनके जो भी इश्यूज होती है वो ये देखती है, ठीक है। तो C2 जैसी और ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, मेंबरशिप ड्राइव उनको चलानी चाहिए ताकि उसके मेंबर्स बढ़े और स्ट्रेंथन हो। 2000 में क्वेश्चन आया कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इकोनॉमिक सिनेरियो इन इंडिया ऑन IER। अब ये IER है, ट्रेड यूनियन नहीं है, ध्यान रखना। डू यू थिंक दैट ट्रेड यूनियन मूवमेंट विल एक्सपीरियंस अ सेटबैक इन द टाइम्स टू कम? अब IER और ट्रेड यूनियन दोनों मिक्स करा है, तो हम लोगों को ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो IER और ट्रेड यूनियन के कॉमन हो, जैसे कि इम्पैक्ट देखना है ना, तो सर्विस सेक्टर, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और इंक्रीज कंपटीशन, स्किल डेवलपमेंट, वर्कर्स मोबिलिटी, न्यू टेक्नोलॉजी, फेमिनाइजेशन, कॉम्पोजिशन। तो ये हम सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इम्पैक्ट के अंदर कि इम्पैक्ट ऑन IER। सो डू यू थिंक दैट ट्रेड यूनियन मूवमेंट विल एक्सपीरियंस अ सेटबैक इन द टाइम्स टू कम? इसमें क्या लिखोगे? इसमें दोनों लिखने हैं। इसमें हमें फ्यूचर का पूछा है कि आपको क्या लगता है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट अभी जिसको इसका धक्का लगा है कि इतना नेगेटिव चेंज आया है, क्या वो आगे जाके इवॉल्व हो पाएगी या फिर वो और उसका जो रोल है वो फर्दर डिक्रीज हो जाएगा? तो हमें दोनों लिखना है, पर ज़्यादा फोकस हमें पॉजिटिव पे करना है कि नहीं वो अगर अपना वो रोल इवॉल्व कर लेगी या फिर कर लिया है तो वो चल जाएगी, नहीं तो फिर रुक जाएगी। तो इवॉल्विंग रोल में क्या लिखना है कि अभी तो इनफॉर्मल सेक्टर बचा है, ग्लोबलाइजेशन को अडेप्ट करे, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे, ये सारे पॉइंट्स हम लिख देंगे। और अगर वो कुछ नहीं करेगी तो वो फिर सरवाइव नहीं कर पाएगी इन टुडेज वर्ल्ड। तो आज हमारी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। ये पॉइंट्स बहुत इजी है, ये हम नॉर्मल डे में भी कर सकते हैं और इनको लिंक करके याद रखना। और जो ट्रेड यूनियन के क्वेश्चंस या IER के क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली आते हैं, तो अभी अपने देख ही लिया, तो ना किसी को चीज़ को भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो आई होप you like the session. Thank you.